उत्तर भारत के दूरस्थ राज्य उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक पुराना गांव है भानपुर। ये गांव इतना सुनसान था कि लोग वहां जाना तो दूर, उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। वर्षों से वहां एक रहस्यमयी हवेली की कहानियां सुनाई देती रहीं। कहते हैं वहां हर पूर्णिमा की रात कुछ घटता है, अजीब चीखें, जलती रोशनी और दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। समय के साथ लोग डरते डरते चुप हो गए और भानपुर की हवेली एक भूली हुई रहस्यमयी जगह बन गई। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। शहर से आए एक युवा पत्रकार ने वह चुप्पी तोड़ी। उसका नाम था सुमित तिवारी, उम्र 28 वर्ष, जो अपने साहस, जिज्ञासा और सत्य की खोज के लिए जाना जाता था। वो न सिर्फ डरावनी कहानियों पर लिखता था, बल्कि वहां जाकर खुद जांच करता था। उसका अगला लक्ष्य था भानपुर की रहस्यमयी हवेली। सुमित को इस हवेली की कहानी एक पुरानी अंग्रेजी अखबार की कटिंग में मिली। उसमें लिखा था, रत्ना हवेली, where truth died and silence lived। उसी दिन से सुमित के मन में ये नाम गूंजने लगा। वो जानता था ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनसुलझा सच है। सर्दियों का मौसम था। जनवरी की ठंडी हवा दिल्ली को कपा रही थी। सुमित ने ट्रिप की तैयारी की। कैमरा, रिकॉर्डर, टॉर्च, नोटबुक और अपनी कार। दिल्ली से भानपुर की दूरी लगभग 400 किलोमीटर थी। लेकिन जैसे जैसे सुमित पहाड़ों की ओर बढ़ा, रास्ते सुनसान और रहस्यमय होने लगे। तीसरे दिन वो भानपुर पहुंचा, एक चुप और वीरान गांव, जहां घरों के दरवाजे बंद थे और हर चेहरा डरा हुआ। गांव के बुजुर्गों ने उससे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम था भूरी दादी, चुपके से उससे एक बात बता गई। बेटा, तुम नए लग रहे हो, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। रात के बाद हवेली का दरवाज़ा कभी मत पार करना। जो अंदर गया उसने खुद को कभी नहीं पाया। सुमित ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा और एक पुरानी झोपड़ी गांव के बाहर किराए पर ले ली। झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक संकरी पगडंडी थी, जो सीधी हवेली की ओर जाती थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे पहाड़ों पर उतर आया। सुमित ने अपनी झोपड़ी में कैमरा और रिकॉर्डर सेट किया। उसकी नोटबुक पहले ही रहस्य से भरी थी, लेकिन अब वो सब कुछ आंखों से देखना चाहता था। बाहर की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई निगाहें गड़ाए बैठा हो। झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर वो संकरी पगडंडी दिख रही थी, जो पेड़ों के झुरमुटों के बीच से निकलकर अंधेरे में गुम हो जाती थी। सुमित ने घड़ी देखी। रात के यार पर दूर तू यार। वो अपने बैग में से टॉर्च निकाली, कैमरा कंधे पर डाला और अकेले उस पगडंडी पर बढ़ चला। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूरी पर जाकर सुमित को पहली बार हवेली की झलक मिली। एक विशाल काली इमारत, जिसकी दीवारें समय और मौसम के थपेड़ों से जर्जर हो चुकी थी। छत के कोनों पर झुकी हुई मूर्तियां और जंग लगे लोहे के गेट ने उस जगह को और भयानक बना दिया था। रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी बाहर झांकने लगी। तभी सुमित ने देखा
दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराकर खुल गया। सुमित ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जले हुए दियों की कालिक अभी भी मौजूद थी। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन सुमित ने गौर किया कि वहां ताजा पैरों के निशान थे, मानो कोई अभी अभी अंदर गया हो। क्या कोई और यहां आया है? सुमित ने मन ही मन सोचा। वो आगे बढ़ा। एक लंबा गलियारा जिसमें दाईं ओर बंद कमरों की कतार थी। एक कमरे से हल्की सी सुबकने की आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। दरवाजा खोलते ही कमरे में कुछ नहीं था, सिवाय एक झूलती पुरानी कुर्सी के, जो बिना हवा के भी हिल रही थी। तभी उसने सुना एक धीमी कांपती हुई आवाज, उसे वापस भेज दो। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर तो रहा था, लेकिन डर में ही उसकी खोज छुपी थी। आसमान में चांद पूरी ताकत से चमक रहा था, लेकिन हवेली के ऊपर जैसे एक अदृश्य साया छाया हुआ था। गांव के कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और पेड़ों की डालियां बिना हवा के भी हिल रही थीं, मानो कुछ आने वाला हो। सुमित ने अपने उपकरण, कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और थर्मल सेंसर सब कुछ सेट कर लिया था। हवेली की दीवारों पर अंधेरा सिमट आया था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दीवारें खुद सांसें ले रही हों। रात के 11:57 बजे सुमित वो आधी खुली कमरे की ओर बढ़ा। वही कमरा जहां खून के धब्बे थे, जली किताबें थीं और जहां वह पुराना पत्र मिला था। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। नीचे उतरते ही उसने देखा मिट्टी की बदबू, नमी और सड़न की मिली जुली गंध वहां फैली हुई थी। दीवारों पर अब पहले से ज्यादा गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें खरोंच दी हों। सुमित एक कोने में छिप गया और सांस रोककर कैमरे की स्क्रीन को देखता रहा। 12:03 AM। तभी अचानक तहखाने का तापमान एक झटके में गिर गया। उसकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगी और फिर कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति उभरने लगी। सफेद लिबास में लिपटी एक स्त्री, झुकी हुई, उलझे बाल, चेहरा स्पष्ट, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं, लाल, जलती हुई और भीतर तक चीरती हुई। उसके पांव जमीन से ऊपर थे। वह हवा में तैरती हुई सुमित की ओर बढ़ी। तू आया क्यों? कौन है तू? कौन बुलाया तुझे? मैं सच्चाई जानने आया हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। मुक्ति? मुझसे पहले जो आए उन्होंने भी यही कहा, फिर चीखते हुए वापस कभी ना लौटे। दीवारें खुद से खिसकने लगीं। कमरे का आकार बदलने लगा। एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि सुमित के कानों से खून बहने लगा। उसने अपने हाथ में वो पुराना पत्र निकाला और हवा में लहराते हुए उसे दिखाया। पत्र देखते ही वो चिल्लाते हुए गायब हो गई और सुमित हवेली के बाहर भागता हुआ आया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस रात की सिहरन अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं सुमित अब उस हवेली से बाहर था, जिंदा था, और मेरे पास अब कई सवाल थे जो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, भूरी दादी।
अरे तो जिंदा कैसे लौट आया उस मनहूस हवेली से? अब तक तो कोई नहीं लौटा। दादी, नेत्रा की आत्मा से मेरी बात हुई। वो मुझे कुछ दिखाना चाहती थी और उसने मुझे जाने दिया। नेत्रा, आखिरकार उसने तुझे चुना। वो कब से किसी अपने की राह देख रही थी। कौन थी वो दादी? क्यों उसकी आत्मा हवेली में बंधी है? बेटा, नेत्रा एक मासूम, सुंदर, गरीब स्त्री थी। उसका पति रामकिशन और एक छोटा सा बेटा था, मनुआ। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका घर छोटा था पर दिल बहुत बड़ा। पर एक दिन विलियम, वो अंग्रेज जमींदार जिसकी हवेली थी, उसकी नजर नेत्रा पर पड़ी। उसने नेत्रा को पाने की ठान ली। एक दिन जब रामकिशन घर पर नहीं था, उस दरिंदे ने नेत्रा को पकड़ लिया और उस हवेली में ले जाकर बलात्कार किया और फिर उसे और उसके मासूम बेटे को जान से मार डाला। हे भगवान, इतना बड़ा अपराध। उसने नेत्रा को हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया और मनुआ को हवेली से बाहर फेंक दिया। मासूम की आत्मा वहीं भटकती रही। किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। इसलिए नेत्रा की आत्मा अब भी वहां कैद है, अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति के लिए। और जो भी उस हवेली में जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि नेत्रा को डर है कहीं फिर कोई विलियम जैसे लोग उसकी आत्मा को चैन से ना जीने दें। दादी, अगर हम उस बच्चे का विधिवत अंतिम संस्कार कर दें तो क्या नेत्रा की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? हाँ बेटा, हाँ, यही तो उसका अधूरा काम है। उसका बच्चा शांति पाएगा, तभी माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अब सुमित को रास्ता दिख चुका था। नेत्रा की आत्मा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो तो बस अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती थी और उसकी मुक्ति चाहती थी। सुमित ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नेत्रा को शांति दिलाकर ही रहूंगा। अगली पूर्णिमा की रात चांद आसमान पर अपने पूरे शबाब में था। हवाओं में कुछ अलग सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी आज किसी आत्मा की प्रतीक्षा कर रही हो। सुमित और उसके साथ एक अनुभवी पंडित, उनके हाथों में एक छोटा सा मटका, कपड़े में लिपटी कुछ जली हुई हड्डियां और वही पुराना लिफाफा जिसमें नेत्रा के मासूम बेटे की तस्वीर थी। वही बच्चा जिसकी आत्मा सालों से बिना मुक्ति के हवेली के बाहर पड़े उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रहा था। सुमित ने उस पेड़ के नीचे खुदाई की और पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। चारों तरफ घोर सन्नाटा था, सिर्फ मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सुमित ने कांपते हाथों से उन हड्डियों को अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही अग्नि की पहली लपटें उठीं, दीवारों से उतरती हुई परछाइयां एक जगह एकत्र होने लगीं और धीरे धीरे अग्नि में समा गई। उसे मुक्ति मिल रही थी। सुमित ने गांव के लोगों से कहा, अब सब ठीक है, हवेली की आत्मा मुक्त हो चुकी है, डरने की जरूरत नहीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली और फिर सुमित अपने सामान के साथ दिल्ली लौट गया, एक और रहस्यमयी कहानी अपने साथ लेकर।